हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भाई अपना पाठ 6 जो कि हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? हमारा आज का टॉपिक है विभिन्न आवासों की यात्रा, पर हम इसका करेंगे पार्ट 2। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था सजीव एवं उनका परिवेश। ठीक है, उसके बाद हमने क्या जाना था? हमने जाना था आवास एवं अनुकूलन, और इसके बाद हम यही पढ़ रहे थे, हम कर रहे थे विभिन्न आवासों की यात्रा। ठीक है, अब हमने जो आवास देखे थे, ये आवास हमने कितने तरह के देखे थे? तो ये आवास जो हमने देखे थे ये थे कुछ स्थलीय और कुछ जलीय। 2 प्रकार के आवास हमने देखे थे। ठीक है, लेकिन हम जब आवासों की यात्रा कर रहे थे तो हमने मरुस्थलीय क्षेत्रों की यात्रा कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने किसकी कर ली थी? हमने कर ली थी पर्वतीय क्षेत्र की भी यात्रा। ठीक है, तो देखो हमारे पास आवास तो 2 तरह के होते हैं, स्थलीय आवास होते हैं, जलीय आवास होते हैं। अभी हम स्थलीय आवास कर रहे थे, और स्थलीय आवास में हम कहाँ गए थे? हम मरुस्थलीय क्षेत्र घूमने गए थे। घूमा था कि नहीं घूमा था? बिल्कुल घूमा था। और फिर हम पर्वतीय क्षेत्र घूमने गए थे। वहां पर उन जगह पे हमने क्या जाना था कि इन जगह पे, इन जगहों के जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, और अपने आप को ऐसे वातावरण में कैसे अनुकूलित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाई मरुस्थलीय क्षेत्र है ये कैसा होता है? ये तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। वहीं अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो ये दोनों क्षेत्र बड़े ही अलग से होते हैं। तो ये वहां पर ये जीव जंतु, ये पेड़ पौधे किस प्रकार से रह लेते हैं? तो ये क्या करते हैं? अपने आप को उस क्षेत्र के जैसा अनुकूलित कर लेते हैं और उस प्रकार से रहने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो विभिन्न आवासों की जो यात्रा थी, इसका जो पार्ट 1 था, जो हमारी पहली यात्रा थी, वो तो हमने कर ली थी। आज हम क्या करेंगे? तो आज हम करेंगे पार्ट 2, मतलब आगे की यात्रा की तरफ चलेंगे। तो भाई मेरी रेलगाड़ी तो तैयार है, आप तैयार हो कि नहीं हो? मुझे तो बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करो और अपने सारे दोस्तों को बुला लो, आज तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चले करें स्टार्ट। चलो, तो देखिए आज हम कहाँ जाने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे भाई घास स्थल पर। कहाँ? घास स्थल पे, मतलब स्थलीय क्षेत्र के ऐसे जगह पे जहां घास पाई जाती है। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। तो सबसे पहले हम शेर को देखेंगे। तो देखो भाई शेर को, है ना, इसे जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता, इसमें कुछ तो बात होती होगी। तो ये जो शेर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ये 2 जगह पे दिखेगा, या तो जंगलों में मतलब कि वन में, और या फिर ये घास स्थलों में देखने को मिलेगा जहाँ अच्छी बड़ी बड़ी घासें होती हैं। ठीक है, ये ऐसी 2 जगह पर देखने को मिलता है। साथ ही ये काफी ज्यादा ताकतवर जानवर माना जाता है। और ये कैसे जानवरों को मार कर खाता है? ये हिरन जैसे जानवरों को मार करके खा जाता है।
ये मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। अब इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग हल्का सा मटमैला भूरा होता है, जो कि इसके आसपास की झाड़ियों के जैसा मैच करता हुआ होता है, जिससे ये क्या होता है, वहां पर छुप जाता है। ठीक है, और दूसरे जंतुओं को पता भी नहीं चलता कि वहां पर शेर छुपा हुआ है। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। अब इसके जो पीछे वाले पैर होते हैं, इसके जो नख मतलब कि नाखून जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, और ये क्या करता है, अपने पैरों की उंगलियों के अंदर उसे छिपा कर भी रख सकता है। ठीक है, उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। अब क्या होता है कि इसका जो भूरा रंग आपको दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ की घास भी जो आप देख रहे हो, ये भी कैसी दिखाई दे रही है, भूरी भूरी दिखाई दे रही है। अब ये अपने ऐसे रंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पर छुप कर बैठा रहता है, और जो शिकार यहाँ से जा रहा होता है उसको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर शिकार बैठा, मतलब शेर बैठा हुआ है। और शेर जो है वो धीरे 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 वहाँ पर जाता है और अपना शिकार कर लेता है, उस जंतु को मार देता है। ठीक है, आगे देखें। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं। अब अगर आप शेर में देखोगे तो इसकी आंखें यहाँ सामने होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये दूर तक अपने शिकार को आराम से देख सकता है। ठीक, ओके। अब हमारे पास एक दूसरा जंतु है, हिरन। हमने पहले बात की शेर की, जो कि शिकार करता है, काफी ज्यादा मजबूत है ना। अब जिसका वो शिकार करता है, थोड़ा उस जंतु के बारे में भी जान लें। तो ऐसा जंतु है हमारे पास हिरन। ठीक है, हिरन जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो वन या घास स्थल में रहता है। ये भी या तो जंगलों में देखने को मिलेगा या घास स्थलों में देखने को मिल जाएगा। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। अब क्योंकि इसका जो भोजन होता है वो क्या होता है, जो पेड़ पौधों के कठोर तने होते हैं, तना वाला भाग होता है, ये उससे अपना भोजन करता है, तो इसके जो दांत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। अच्छा, शेर का बता दो कि शेर में दांत कैसे होंगे, ऐसे कुछ दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे क्यों दिखाई देंगे, इनके जो ये जो इधर साइड के दांत होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कैसे देखने को मिलेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प देखने को और लंबे देखने को मिलेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, रदनक। तो ये जो है ऐसे क्यों देखने को मिलेंगे, इससे क्योंकि वो अपने शिकार को फाड़ पाते हैं, है ना, फाड़ के खा सकते हैं, छेद कर सकते हैं, इसलिए उनको ऐसे दांत दिए जाते हैं। इनके दांत ऐसे नहीं होते, इनके दांत ऐसे होते हैं जिससे ये पत्तियां और तने को चबा सकें। और कैसे दांत होते हैं इनके, बहुत मजबूत दांत होते हैं। ठीक, हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाएं। अब क्योंकि शेर को शेर जैसा बनाया गया है, मतलब कि वो शिकार आराम से कर ले, छुप जाए, ऐसा उसके शरीर की बनावट है, तो हिरन को भी ऐसा बनाया गया है जिससे वो क्या करे, उस शिकारी से अपने आप को बचा सके। इनके जो शरीर होते हैं उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है जिससे क्या होता है, ये शेर की उपस्थिति की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये जानकारी इनके लिए क्या है, आवश्यक है। अगर नहीं रखेंगे उसकी जानकारी तो शेर जैसे जो है वो क्या करेंगे, शिकारी इनको मार के खा जाएंगे। तो इनका शरीर कुछ इस प्रकार से होता है, हल्का होता है, और ये क्या कर सके, भाग सके तेजी से, ऐसा होता है। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। अब आप देखेंगे कि इसके जो लंबे लंबे कान है ना, ये क्या हैं, ये कान जो हैं ये जल्दी से, इनको कोई भी हल्की सी भी आहट होती है ये उसे सुन लेते हैं। साथ ही जो इनकी आंखें ऐसी साइड में लगी हुई हैं, ये जो होती हैं अपने चेहरे पे, अपनी आंखें एकदम सामने होती है, इनकी आंखें ऐसी होती हैं, तो अपन सिर्फ इतना एरिया देख पाते हैं। सोचो इनकी आंखें और लंबी तक होती हैं तो ये पूरा एरिया देख पाती हैं। तो ये क्या है, अपने आसपास की जगह को और अच्छे से क्या कर पाती हैं, देख पाती हैं, और उससे क्या होगा, ये अगर आजू बाजू में साइड में कोई भी खतरा है उसको महसूस कर सकते हैं अपने कानों और अपने आंखों की वजह से।
हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। साथ ही हिरण जो होते हैं वो काफी ज्यादा तेज दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं? बहुत ज्यादा तेज भी दौड़ते हैं। ठीक है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। अब सिर्फ शेर और हिरण की बात नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार के और भी जो जंतु हैं वो सभी को उनका शरीर, उनका जो शरीर होता है, उनकी जो संरचनाएं होती हैं, अलग अलग संरचनाएं होती हैं, वो उन्हें उनके आसपास के आवास में रहने के अनुकूल या रहने के योग्य बनाती हैं। ठीक है, आगे देखें। अब चलो भाई, हमने सारे स्थलीय आवास घूम लिए, है ना, मजा आया। हम मरुस्थल क्षेत्र पे भी चले गए, हम पर्वतीय क्षेत्र पे भी चले गए, हमने घास स्थल भी घूम लिए। अब हम कहाँ जाने वाले हैं? अब हम थोड़ा सा जलीय आवास में जाने वाले हैं। भाई तैरना वैरना तो आता है ना सभी बच्चों को, कि नहीं आता है? क्योंकि अब अपन जलीय आवास के लिए समुद्र में जाना पड़ेगा, और समुद्र में जाना पड़ेगा तो भाई तैरना तो आना चाहिए, है ना। तो चलो तैरने के लिए तैयार हो। उससे पहले जल्दी से वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और अगर अभी तक अपने दोस्तों को नहीं शेयर किया तो जल्दी शेयर करो ना भाई। समुद्र में चलने वाले हैं आप। अगर उन्होंने स्थलीय क्षेत्र छोड़ दिए चलो कोई बात नहीं, जलीय आवास तो ना छोड़े, जलीय आवास की यात्रा करके आते हैं ना। तो चलो अब समुद्र की तरफ बढ़ते हैं हम, और थोड़ा सा समुद्री जीव के बारे में भी जानते हैं। यहाँ की यात्रा देखते हैं, मजेदार होने वाली है कि डरावनी होने वाली है, थोड़ा सा बच के, है ना। चलो जब देखते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। हमने धारा रेखीय में किसका सुना था? हमने सुना था कि जो मछली होती है इसका शरीर कैसा होता है? इसका शरीर धारा रेखीय होता है। ठीक है। अब ये धारा रेखीय क्यों होता है? कि मछली जो होती है वो क्या कर पाती है? धारा रेखीय शरीर होने की वजह से पानी में आगे बढ़ पाती है। तो मछली की तरह ही अन्य जो समुद्री जंतु होते हैं उनका भी शरीर किस प्रकार का होता है? उनका भी शरीर धारा रेखीय होता है। क्यों? क्योंकि जब धारा रेखीय, वो भी तो भाई पानी में ही रहते हैं ना, जैसे मछली पानी में रहती है ऐसे वो भी पानी में रहते हैं, तो इनका जो शरीर है वो कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। ठीक है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। अब कुछ ऐसे जलीय जंतु भी होते हैं जिनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, जैसे कि हम बात कर ले किसकी? स्क्विड की या फिर ऑक्टोपस की। देखिए स्क्विड के शरीर में देखिए कितने सारे उसके आगे से, अगर हम बोले इसका मुंह वाला भाग है तो यहाँ पर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, है ना। और अगर हम ऑक्टोपस की बात करें तो देखिए ऑक्टोपस के भी शरीर में कितने सारे पैर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो हैं ये भाई ये धारा रेखीय शरीर के नहीं है, है ना। इनके शरीर को हम धारा रेखीय नहीं कहेंगे, तो इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये पानी में नहीं चल सकते सुगमता से क्योंकि इनका शरीर ही नहीं है धारा रेखीय। तो ये क्या करेंगे? ये समुद्र की तलहटी में एकदम नीचे जमीन पर जाकर के रहते हैं, और जो भी शिकार, जो भी चीजें इनके पास आती है उसको अपना शिकार बना के खा जाते हैं। ठीक है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर ये जमीन पर ही बैठे रहेंगे, इनको कभी ना कभी अगर मान लो इनके पास शिकार नहीं आ रहा तो इनको खुद ही जाना पड़ेगा ना। जैसे शेर बैठा है, कब तक बैठा रहेगा? शिकार को जब तक वो कभी जा कर के जब वो जानवरों का शिकार नहीं करेगा उसे भोजन कैसे प्राप्त होगा? तो ये कब तक बैठा रहेगा? कब तक इसके पास जीव आएगा? एक टाइम आएगा जब जलीय जीवों को पता चल जाएगा उस जगह पे ऑक्टोपस है, वो जाएगा ही नहीं, तो ये अपनी जगह भी तो बदलेगा। तो ये इन लोगों को भी तैरना पड़ता है, तो जब ये तैरेंगे तो इनका शरीर तो धारा रेखीय है नहीं, तो ये अपने शरीर को ऐसा बना लेते हैं कि इनका शरीर कैसा बन जाए? धारा रेखीय बन जाए, और फिर उसके बाद ये तैरते हुए एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल होते हैं। अब मछली हो गई और ऐसे जो समुद्री जीव हैं इनमें सांस लेने के लिए क्या होते हैं? इनके पास सांस लेने के लिए इनके गिल्स होते हैं, क्लोम होते हैं, या फिर गलफड़े बोले ये होते हैं। ठीक है। अब आगे देखो, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। अब भाई मैक्सिमम जो है, ज्यादातर जो समुद्री जीव है उनमें तो सांस लेने के लिए गिल ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? डॉल्फिन
और व्हेल की। तो डॉल्फिन और व्हेल ऐसे मछलियां हैं, ऐसे जलीय जीव हैं जिनमें क्या नहीं पाए जाते, जिनमें गिल्स नहीं पाए जाते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों के द्वारा श्वास लेते हैं। अब इनके सिर पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनके सिर पे, इसका तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर छिद्र होता है। इनके सिर पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, स्थित नासा द्वार बोले या फिर वात छिद्र बोले, उसके द्वारा ये क्या करते हैं, उसके द्वारा ये सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। अब अगर जल में रहने की बात करें तो ये जल में बिना श्वास लिए काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। तो फिर मैम सांस कब लेते हैं, कैसे श्वसन करते हैं? तो देखो बता रही हूँ, वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। अब ये क्या करते हैं कि समय समय पे ये बाहर आते हैं, ये जल वाली सतह से, पहले तो ये अंदर रहते हैं, पर ये क्या करते हैं, जल सतह से बाहर आते हैं। और जब ये बाहर आते हैं तो इनका जो ये छिद्र है ना, इस छिद्र से क्या होता है, इस छिद्र से पानी की फुहारें बाहर निकलती हैं और ये हवा को अंदर भर लेते हैं। और जब ये हवा को अंदर भर लेते हैं, ये वापस चले जाते हैं और उस हवा के साथ ये काफ़ी लंबा समय पानी के अंदर बिता पाते हैं। सेम इसी की तरह व्हेल भी करती है, इसके यहाँ पे छिद्र होता है और ये भी बहुत ज़्यादा पानी फुहार की तरह बाहर आकर के जो सतह है समुद्र की, उस पर ऊपर आकर के छोड़ती है फुहारें और फिर हवा को भर लेती है और वापस अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ मछलियां हैं जो क्या लेती हैं, सांस लेती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं होते। और गिल्स वाली मछलियां जो हैं वो क्या करती हैं, समुद्र में जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको लेकर के जीवित रहती हैं। चलो भाई, समुद्र से अब सब बाहर आओ, अब थोड़ा हम तालाब और झील घूम के आते हैं। तो अब तालाब और झीलों की तरफ चलें तो इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। अब हमें यहाँ पर भी कुछ पौधे देखने को मिलते हैं। ये जो पौधे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये पौधे जो नीचे एकदम तल होता है ना, उसमें मिट्टी होती है, ये वहाँ से उगे रहते हैं। इनके तने जो रहते हैं वो बाहर तक आ जाते हैं और इस प्रकार कुछ पौधे हमको देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो उनकी जड़ें होती हैं वो कहाँ स्थिर होती हैं, नीचे ज़मीन पर स्थिर होती हैं। ठीक है, स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब अगर स्थलीय पौधों की बात करें तो उसमें जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी से जल लेती हैं और खनिज लेती हैं और इस प्रकार के पोषक तत्व तो पूरे पौधे को प्रदान करती हैं। परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। अब क्या होता है कि ये जो जलीय पौधे हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनकी जड़ें ऐसा काम नहीं करती, पोषक तत्व वाला कोई काम नहीं है। पहली चीज तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो होती बहुत छोटी हैं। ठीक है, और इनका मुख्य काम बस ये है कि भाई पौधे को किसी भी तरह से पानी के अंदर बना के रखो, ये ना हो कि वो बहता हुआ पानी के साथ चला जाए। तो क्या है, बस उसे जमीन को वो पकड़ के रखती है और उस पौधे के भार को अपने पास संभाले रखती है ताकि वो जो पौधा है वो पूरा जल के साथ बह ना जाए। ठीक है, इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है और इसी वजह से देखो, तना भारी होता ना तो जड़ उसे संभाल नहीं पाती, लेकिन इनका जो तना होता है वो कैसा होता है, वो लंबा होता है ताकि ऊपर तक चला जाए। उसके बाद अंदर से अगर हम बात करें तो अंदर से खोखला होता है, अंदर से भरा भी नहीं होता। ठीक है, और क्या कैसा होता है, हल्का होता है। तो ये तीन इसके गुण होते हैं, एक तो बहुत लंबा होता है, खोखला होता है और कैसा होता है, हल्का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं, आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं, कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ तो पूरी तरह से जलमग्न है, कुछ ऐसे हैं जिनकी जड़ें भी नीचे नहीं है, बस वो प्लवन तैर रहे हैं इस पे, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ें, तना सब कुछ नीचे स्थित है। तो यहाँ पे आपको तीन तरह के पौधे देखने को मिल रहे हैं, ध्यान से देख लो भाई। ठीक, चले आगे।
तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। अब तना जो होता है वो जल की सतह तक क्या करेगा, वृद्धि करेगा, वो बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते जल की सतह तक आएगा। और उसके जो पत्तियां और फूल होते हैं वो क्या करते हैं, फिर यहाँ से उसकी पत्तियां और फूल शुरू हो जाते हैं और ये जल पे क्या करते हैं, प्लवन करते हैं, तैरने लगते हैं। ठीक है। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं और कुछ जलीय पौधे तो ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, पूरी तरह से जल में डूबे ही रहते हैं, बाहर आते ही नहीं, जल के अंदर ही रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनके फूल, इनके तने, इनकी पत्तियां, इनकी जड़ें, इनके सारे भाग, इनकी शाखाएं जो भी है, सब कहाँ, पानी के अंदर ही ये विकसित होते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती है। अब इनकी भाई पत्तियां कैसी देखने को मिलेगी, तो इनकी अगर हम पत्तियों की बात करें तो इनकी पत्तियां कुछ पतली सी, सकरी सी, जैसे रिबन होता है ना, रिबन के जैसी लंबी पतली चपटी देखने को मिलती है। ये बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है और ये जो होते हैं, पानी अगर इस ओर बह रहा है तो ये क्या होंगे, पानी के साथ ऐसे ऐसे बहते बहते उसी तरफ चली जाएंगी। पानी इस तरफ बह रहा है तो पानी के साथ इधर बहती हुई आ जाएंगी, मतलब पानी की जैसी स्थिति होगी ये उसके साथ वैसी मुड़ जाती हैं। ठीक है। आगे देखो, कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। अब कुछ कैसे पौधे होते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी लंबी लंबी विभाजित रहती हैं। ठीक है, ताकि पानी जो है इनके बीच से निकल जाए और ये पत्तियां टूटे या अलग ना हो, ऐसे विभाजित होती हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे, अब हमने क्या पौधे के बारे में जान लिया, एक जंतु के बारे में भी जानते हैं। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। तालाब में ज्यादातर क्या देखने को मिल जाते हैं भाई, मेंढक देखने को मिल जाते हैं, है ना, तालाब में, कुएं में, ऐसे दलदल वाली जगह पे, तो वहां हमें क्या देखने को मिलते हैं, मेंढक देखने को मिलते हैं। ये तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। और मेंढक कैसा है, क्या ये पानी के अंदर रहता है? नहीं, पूरी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पानी में रहता है और पूरी तरह से ये जमीन पे रहता है, हम ये भी नहीं कह सकते। ये जो है ये जल में भी रहता है और ये स्थल में भी रहता है। ठीक है, ये दोनों ही जगह रहता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। अब इनके पीछे की टांगों को देखोगे, ये तो मुड़ी हुई है इसलिए ऐसी दिख रही है, लेकिन ये क्या होती हैं, काफी ज्यादा लंबी होती हैं। अगर ये खोले तो इनके जो पीछे के पैर होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, साथ ही बड़े मजबूत भी होते हैं, और जिससे ये क्या करते हैं, छलांग मारने का काम करते हैं और अपने शिकारी को पकड़ने का भी काम करते हैं, अपने शिकार को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियों होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। अब देखो, इनके अगर आप पैरों को देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इनके पैरों को, तो इनके पैर जो होते हैं, इनके पैर जो हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो इनके बीच में भी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे जाली नुमा ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा। तो ये जाल क्यों होता है, इससे क्या होता है, जब ये पानी के अंदर जाते हैं ना, तो ये वाले जो पैर हैं ना इनके, ये इनको तैरने में सहायता करते हैं, है ना। आपने देखा होगा वो जो गोताखोर नीचे जाते हैं तो वो किस तरह के अपने पैरों में वो पहन के जाते हैं, जो उनके जो भी होते हैं शूज़ वगैरह, तो वो जो पैरों में पहन के जाते हैं ना, उनको कभी ध्यान से देखना, उसमें क्या है, वो कुछ इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको तैरने में सहायता मिलती है। तो इसी प्रकार से मेंढक जो है ना, इसके पैर कुछ इस प्रकार के होते हैं, जिससे क्या होता है, जाली नुमा होते हैं, जिससे क्या होता है, इसको तैरने में सहायता मिलती है। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गए, ये हमारे विभिन्न आवास की यात्रा यहाँ पर
खत्म हो जाती है। हमने स्थलीय आवास भी देख लिया, हमने जलीय आवास भी देख लिया, हमने दोनों आवासों को बड़े अच्छे से समझ लिया है और पढ़ लिया है। कैसी लगी आपको ये यात्रा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए और आगे आने वाले सभी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ स्क्रीन पे बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रहे हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।